पार्ट नंबर फर्स्ट में बहुत प्यार मिलने के बाद यहाँ पर मैं आपके लिए पार्ट नंबर जो सेकंड है वो लेके आया हूं। जी हाँ बच्चों, तो इसके अंदर में आपको रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, जो कि हर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल होने वाला है और ये जो प्रैक्टिकल है वो पूरे YouTube चैनल के अंदर नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए ध्यान रखें, बिल्कुल मिस नहीं करें। अब मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि जब सबसे पहले मोबाइल आया था तो वो कैसा था? तो ये आपको पता होगा प्यारे बच्चों, जो मोबाइल आया था वो था ऐसा। मतलब ये पुराना मोबाइल नहीं है। जब सर्वप्रथम भारत में मोबाइल आया था, भारत में छोड़ो, जब दुनिया में मोबाइल आया था तो वो बहुत बड़ा मोबाइल हुआ करता था। मतलब ऐसा बड़ा मोबाइल हुआ करता था, मतलब ईंट जैसा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरा प्यारे बच्चों, तो अब जो मोबाइल है वो कैसा हो गया, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्का हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यानी कि इतनी बड़ी जो चीज है उसको बहुत सरल रूप में लेके आ चुके हैं। इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों साइंस। तो मैं आपसे इस चीज को, मैंने ये चीज इसलिए समझाया प्यारे बच्चों आपको, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण है वो भी कुछ ऐसी है। हमने जो पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया को बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर समझाया था। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाएं, क्लिक करके देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना प्यारे बच्चों, जो समझ के चले कि रासायनिक अभिक्रिया वो एक इस ईंट की तरह है, और जो रासायनिक समीकरण है ना प्यारे बच्चों वो है इस मोबाइल की तरह। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि कल मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो मैंने इतनी बड़ी लाइन बोली ना, मैं फिर बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये इतनी बड़ी लाइन है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये ईंट। लेकिन सुनो, यदि मैं इस ईंट को प्यारे बच्चों मोबाइल जैसा बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा आप ऐसा करो, इसको छोटा करो। तो छोटा करने के लिए हमने उस पूरी लाइन के अंदर से 3 वर्ड निकाले, एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन और तीसरा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो लगा के लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, बहुत बड़ी चीज को छोटा कर दिया, ईंट जैसी चीज को इतना छोटा हमने बना दिया। इसको हम बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस समीकरण के अंदर भी हमने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इसका नाम होगा शब्द समीकरण, ठीक है। हमने कहा कि नहीं, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दिया Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक लिख दिया हमने MgO, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप है। क्या है बेटा? छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, तत्वों को, उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, फटाफट समझ लिया प्यारे बच्चों, फटाफट समझिए प्यारे बच्चों। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण बनाने के लिए दो समीकरण भी दो प्रकार की बना सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगी शब्द समीकरण। और फिर हम इसको क्या करेंगे, प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में लिखेंगे Mg प्लस O2 और MgO, इसको हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, जिसके अंदर तत्वों को हम क्या किसके रूप में लिखते हैं, प्रतीकों और अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं। आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण को हमें लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। यहां पर 7 स्टेप है। कितने स्टेप है प्यारे बच्चों? 7 स्टेप है, और 7 को हम बहुत न्यू ही चुटकियों में हम समझ लेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। तो यहां पर पहला स्टेप क्या है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रियाकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्रियाकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ध्यान से, जैसे प्यारे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये देखो, तो क्रियाकारक किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद किधर है, राइट हैंड साइड में। दूसरा हमारा स्टेप है कि क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य में तीर का निशान लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, देखो ये क्रियाकारक और ये उत्पाद, इसके बीच में देखो ये एरो का चिन्ह है, बिल्कुल ये भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट देखो, एक से अधिक क्रियाकारक और उत्पाद होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने उत्पाद है, 2, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस। यहाँ कितने क्रियाकारक है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 क्रिया कारक थे तो बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ पर 1 2 3 3 क्रिया कारक है, इसलिए यहाँ दोनों के बीच में प्लस लगा दिया। क्या तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों? जी हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है आपका चौथा स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चौथा जो स्टेप है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? भौतिक अवस्थाएं। तो आपको मैं बता दूं, भौतिक अवस्थाएं जो है यहाँ पर 4 होती है: ठोस, द्रव, गैस और जलीय अवस्था। अब सुन लो, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसलिए हम इसे एस से व्यक्त करेंगे। द्रव को लिक्विड, इसलिए एल से। गैस को गैस ही बोलते हैं, इसलिए जी से। और जलीय विलयन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए इसे हम एक्यू से व्यक्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस O2 और MgO। तो यहां पर Mg जो है वो सॉलिड है। देखो ये देखो, ये मैग्नीशियम है, क्या है? ये सॉलिड है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया S, सॉलिड मतलब ठोस है, तो S लिख दिया। O2 क्या होती है? हवा में क्या होती है? गैस होती है, तो हमने G लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कल का एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, वो व्हाइट कलर का जो पदार्थ बना था, वो भी क्या था? वो भी सॉलिड था, इसलिए हमने यहाँ पर S लिख दिया। अच्छा देखो, ये दूसरी क्वेश्चन से और क्लियर करता हूँ। SO2 गैस है, O2 गैस है, H2O लिक्विड होता है, और यहाँ पर जो H2SO4 बना मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एक्वस, जलीय विलयन। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जल भी उपस्थित है, इसे बोलते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब क्या है कि H2SO4 अम्ल तो है और उसके अंदर क्या है? पानी भी है। मतलब पानी के अंदर H2SO4 है, जो मान के चले पानी के अंदर H2SO4 है, इसे बोलते हैं H2SO4 का जलीय विलयन, और इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर AQ। क्लियर? स्टेप नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर रासायनिक अभिक्रिया किसी भी कंडीशन में संतुलित होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। हाँ, संतुलित होनी चाहिए, जी हाँ, संतुलित होनी चाहिए। अब संतुलित का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाऊं। संतुलित का मतलब होता है, संतुलित का मतलब होता है कि भाई ये जो तीर के निशान के पहले जो क्रिया कारक है, इनका जो द्रव्यमान है, कुल जो द्रव्यमान है, कुल जो द्रव्यमान है वो तीर के निशान के बाद जो उत्पाद है, इनके कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। या फिर हम ऐसे कह रहे हैं कि क्रिया कारकों में जो परमाणु है, जितने परमाणु इधर है उतने परमाणु इधर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 1। तो बेटा ये असंतुलित है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 2, ये 2 आगे लग रहा है 2। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 2 आगे लग रहा है। अब ये 2 यहाँ लग रहा है, तो ये 2 मैग्नीशियम है और 2 ही ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिया कारकों के कुल परमाणु और उत्पादों के कुल परमाणु के बराबर है, इसे बोलते हैं संतुलित। तो ये करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। तो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो इसलिए क्योंकि रासायनिक समीकरण आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। इस चीज को समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि रासायनिक समीकरण किस पर आधारित होती है आपके? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पर। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है मैं समझाता हूं, इधर आइए। जैसे मैंने ये एक अभी ये रासायनिक समीकरण ली। अब देखो, जैसे मैंने इनका द्रव्यमान निकाला, क्रियाकारकों का द्रव्यमान निकाल रहा हूं, तो Mg, तो मुझे बताओ मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है? तो भाई साहब ये होता है 24। क्या होता है? 24। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं 24, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो देखो, जैसे ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां पर है बेटा 2, तो ये 2 लिख के और इंटू में लिख दो आप 16। आगे बात समझ में? इस चीज को दिमाग के अंदर रख लीजिए। अब आप कहोगे कि सर ये आपको कैसे पता लगा? तो बेटा मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, कुछ नहीं करना। जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उसका 2 गुना कर दो। यदि परमाणु क्रमांक सम है तो 2 गुना, और परमाणु क्रमांक यदि विषम है तो यानी कि 2 गुना करके 1 जोड़ दो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो परमाणु द्रव्यमान बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए सर, तो इसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है ना, यानी कि इसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। प्यारे बच्चों जाइए और अपने बेसिक्स को तंदुरुस्त कीजिए, क्योंकि हमें साइंस में जो है 100 ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं प्यारे बच्चों, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इस चीज को समझिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो ये हो गया आपका 24 और प्लस वाला दूनी हो गया 32, तो 24 प्लस ये हो गया 32। तो मुझे बताओ ये टोटल कितना हुआ? अगर हम जोड़े तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, ये हो गया 56 U। अच्छा मैग्नीशियम इसका निकालो। अब इसका निकालोगे तो देखो Mg का होता है आपके 24 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इनको प्लस करो, 24 और 16 कितना होता है भाई? तो ये होता है 40 U। तो इधर देखो आप, इधर क्या इन दोनों का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना है? 56। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 40 U। क्या दोनों का द्रव्यमान बराबर है? नहीं है, नहीं है ना दोनों का द्रव्यमान बराबर। इसका मतलब ये है असंतुलित, मतलब यानी कि ये गलत है, ये गलत है ना। अब यहां देखो, अब यहां पर करो तो ये देखो 2 इंटू ये मैग्नीशियम का हो गया यहाँ पर 24 और प्लस 2 इंटू ये हो गया आपका 16। तो देखो यहां पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे तो 24 दूनी कितना होता है? 48 और प्लस 16 दूनी होता है 32। अब 48 और 32 देखो पता, ये हो गया आपका 80 U। कितना हो गया? 48 और 32 80 U। अब यहां देखो तो ये 2 गुना, और मैग्नीशियम का होता है आपका 24 और ये होता है बेटा आपका 16, ये 2 गुना
और 24 और 16 होता है आपका 40। तो 40 दूनी कितना हो गया 80। अब आप देख सकते हो कि क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान कितना है 80, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना है 80। तो इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना हो रही है। अब ये कब हुआ, जब हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या आया प्यारे बच्चों, बराबर आया। इसलिए हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और जो ये बातें मैंने बताई वही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गई तो हैशटैग फील लिख दे, वीडियो के कमेंट में लिख दे हैशटैग फील की सर हमें चीजें फील हो चुकी है। अब देखिए स्टेप नंबर 6, यहां पर क्या है, एक चीज समझना है, यदि किसी भी अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक का उपयोग हो तो वो हमेशा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा। जो मैंने देखो इस अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए लिख रखा है कि N2 + 3H2, तीर का निशान, उसके ऊपर लिखा उत्प्रेरक, नीचे लिखा ताप और दाब, और 2NH3। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इनकी क्यों आवश्यकता है, उत्प्रेरक और ताप और दाब की क्यों आवश्यकता है? तो इतना सा समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, कभी कभी आप आपके जीवन में कुछ गलतियां करते हैं। जैसे अभी क्लास 10th बोर्ड है तो आपको आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप स्नैपचैट चला रहे हैं, तो आप गलत संगति की तरफ यदि आप जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आप पे थोड़ा सा दाब बढ़ाएंगे, है ना? क्या बढ़ाएंगे? दाब बढ़ाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो हम जो लोग हैं जो आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? ताकि आप जो है आपका वेग बढ़ सके, मतलब आप जो है पढ़ाई की तरफ आए और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ सके। मतलब समझ गए ना आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए तो ये उत्प्रेरक ताप दाब इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि अभी क्रिया कभी कभी धीमी गति से होती है और उसको तेज करने के लिए कि वो तेज गति से हो, इसलिए उसके अंदर ताप, दाब और उत्प्रेरक डाले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को समझिए। अच्छा, स्टेप नंबर 7, लास्ट एंड फाइनल। भैया यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और ऊष्मा अवशोषित होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें A + B को मिलाया और उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हुई तो उसमें आएगा प्लस, और मान लीजिए A और B को मिलाया और यानी कि उसमें ऊष्मा देनी पड़ गई तो लिखेंगे माइनस ऊष्मा। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर आपको समझाता हूं। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां पर आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं कि भाई क्यों ऊष्मा जब उत्सर्जित होती है तो हम प्लस लिखते हैं, क्यों ऊष्मा जब अवशोषित होती है तो हम माइनस लिखते हैं। देखिए इसके लिए आप कुछ नहीं, आपके घर पे भी ये प्रैक्टिकल आराम से हो सकता है प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको ये एक जो सर्फ होता है, ये डिटर्जेंट, ये लेना है और इसके बाद ये ग्लूकोज आपको लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक बच्चे के हाथ में ये सर्फ दे रहा हूँ। तो आप देखिए ध्यान से, हाथ ऊपर कीजिए, एक हाथ है ना, तो ये हमने यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये हमने इनके हाथ में सर्फ रख दिया। अब इसके बाद एक बच्चे के हाथ में हम यहाँ पर ग्लूकोज दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों के हाथ में बारी बारी से पानी डालूंगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए मैंने ये बोतल ले ली और फिर उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या फील हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमने जो है, क्या नाम है आपका? देवांश। देवांश, तो देवांश के हाथ में हम पानी डालते हैं, देखिए। और ये पानी डालने के बाद इसको मुट्ठी को बंद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, तो इनके हाथ में भी पानी डालते हैं और आप भी मुट्ठी को जो है बंद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मुट्ठी बंद कर ली। अब मैं इनसे पूछूंगा कि इनको कैसा फील हुआ। सबसे पहले मैं देवांश से पूछूंगा। हाँ देवांश, आप बताइए। इसमें गर्म फील हुआ। इसमें गर्म फील हुआ। तो रोहित आप बताइए। बहुत ठंडा फील हुआ। इसमें ठंडा फील हुआ। अब आप दोस्तों यहीं पे समझ जाइए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देवांश को गर्म फील क्यों हुआ। तो सीधा सा मीनिंग है कि जब मैंने सर्फ जो है उसके अंदर जब पानी को मिलाया, मतलब A + B जब हमने किया तो यहां से कुछ गर्म चीज निकली होगी ना, ऊष्मा निकली होगी, तभी तो इनको गर्म फील हुआ ना भाई, है ना। तो इसका मतलब ये था कि सर्फ के अंदर पहले से क्या थी? ऊष्मा थी, इसलिए उसके अंदर पहले से यदि ऊष्मा थी तो हम लगाएंगे प्लस। क्या लगाएंगे पहले बच्चों? प्लस। लेकिन यहां पर रोहित को जो है वो ठंडा फील हुआ। ठंडा होने का मतलब था कि ग्लूकोज में पहले से कोई ऊष्मा नहीं थी। मतलब जैसे मैंने ग्लूकोज के अंदर पानी मिलाया तो ग्लूकोज ने क्या किया? ऊष्मा को ग्रहण किया, और ग्रहण करते इनको कैसा फील हुआ प्यारे बच्चों? ठंडा फील हुआ, ठीक है। और इसका मतलब था कि ग्लूकोज के अंदर ऊष्मा गई है, उसके अंदर नहीं थी, इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस। तो आज के बाद हर बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो प्लस लगाएंगे, और जब जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये चीज बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अक्सर ये शिकायत आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से कि यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कंटेंट नहीं है
और ये मैंने डिसाइड किया है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो है पूरे यूट्यूब पे सबसे यूनिक जो है वो कंटेंट डालने वाला हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सब कुछ बता रखा है कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। तो और मेरी पूरी कोशिश है कि प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने जो भी डाउट्स है वो लिख दीजिए, ठीक है? इसके बाद आपको जितने भी जो नोट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, जिसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ जाके इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें और उसके बाद जो लॉन्ग नोट्स है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, जितना हो सके उतने बच्चों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।